आज काफ़ी अरसे बाद आपसे बात करने का दिल कर रहा है। तो एक टॉपिक मेरे जहन में है जिसे हम कहते हैं, हम अक्सर औकात जैसे बात करते रहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं, पाकिस्तान में ये चीज़ ठीक नहीं है, पाकिस्तान में फ़लाँ चीज़ ठीक नहीं है, पाकिस्तान में मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। तो पाकिस्तान हमसे भी कुछ पूछता है, पाकिस्तान हमसे ये सवाल करता है कि ये सारे मसाइल किसने पैदा किए हैं, कौन है जो इन मसाइल का ज़िम्मेदार है और इन मसाइल का हल क्या होगा। तो आज हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। हल के ऊपर तो बाद में बात करेंगे, बात इस बात पे करेंगे कि मसाइल कौन कौन से हैं और उसका ज़िम्मेदार कौन है। आज अगर हम दुनिया पे गौर करें, अपने इर्द गिर्द मुआशरे पे गौर करें, हमारे सामने बेतहाशा माशरती और समाजी मसाइल हमें नज़र आते हैं। हमारा मुआशरा इखलाकियात से बिल्कुल आरी हो चुका है। इखलाक नाम की हमारे अंदर चीज़ नहीं है, ना ही हमारे मुआशरे के अंदर सब्र है और ना ही हमारे मुआशरे के अंदर बर्दाश्त है। हमारे मुआशरे के अंदर जो एक फैमिली का निज़ाम होता है, फैमिली सिस्टम होता है, जिसे हम ख़ानदान का निज़ाम कहते हैं, फैमिली निज़ाम के अंदर बहुत सारी खराबियाँ आ चुकी हैं, जिसकी वजह से तलाक के अंदर कसरत आ चुकी है। वजूहात और भी बहुत सारी हैं। नफसियाती मसाइल का शिकार हो चुका है हमारा मुआशरा, नफसियाती मसाइल बढ़ रहे हैं। हकूक़ और फ़राइज़ जो हैं हमारे, इसके अंदर अदम इस्तेकाम आ चुका है। हम हकूक़ की बात करते रहते हैं, अपने फ़राइज़ को कभी भी याद नहीं करते। खुद अदम बर्दाश्त इस तरह से हो चुकी है, हम किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते और इस अदम बर्दाश्त की वजह से लड़ाइयाँ झगड़े पैदा होते हैं और ख़ुदकुशी का रुझान सामने आता है। अगर हम मुआशरती इस पहलू को देखें तो पिछले चंद सालों के अंदर जो खुदकुशी का रुझान है वो अदम इस्तेहकाम की वजह से, अदम बर्दाश्त की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके अंदर बहुत सारे अनासिर कार फरमा हैं, मीडिया के बुरे असरात भी हैं, इसमें वजूहात में आते हैं। जिहालत भी है, जिहालत के अंदर इजाफा हो चुका है और जिहालत की वजह से हमारा मुआशरती जो निज़ाम है और भी खराबी की तरफ राग़िब हो चुका है। जिस तरह हम एक बात करें तो जेली पीर और फ़कीर जो है आजकल के मुआशरे के अंदर बड़ा अपना असर रसूख बिठा चुके हैं। लोगों के जहन के अंदर ये बात आ चुकी है कि तवीज़ होंगे, गंडे तवीज़ होंगे और ये सलवात वगैरह होगी तो हमारे मामलात जो होंगे बेहतर हो जाएंगे, हमारी रोज़ी के अंदर इजाफा हो चुका है, हमारी रोज़ी में इजाफा हो जाएगा। ये जेली पीरों ने हमारे दिमाग के अंदर इस बात को बिठा दिया है कि इन सब की ही वजह से हमारा कारोबार चलेगा, वरना कारोबार नहीं चल सकता। इसी की वजह से हमारा कारोबार चले या ना चले, उनका कारोबार चलना शुरू हो चुका है। अगर हम मुआशरे के अंदर और देखें तो जिनसी ज़्यादतियाँ जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। कभी आए रोज़ पहले जैसे सामने वाक़यात आते हैं, कभी ज़ैनब जैसे क्या छोटी छोटी बच्चियों को जो है वो ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, कभी और भी मुख्तलिफ़ किस्म के नाम हैं जो मैं जहन में हैं तो सही लेकिन नाम नहीं लेना चाहता। उन बच्चियों जैसे केस आ जाते हैं हमारे सामने जो कि ज़्यादती की जो है शिकार होती हैं। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? ये इखलाकी बीमारियाँ, ये इखलाकी बुराइयाँ क्यों हो रही हैं? ऐसी बात यह है कि तालीम है हमारे अंदर, लेकिन तालीम के साथ हमें तरबियत नहीं है, तरबियत का फुकदान है। जिस तरबियत की कमी की वजह से इखलाकी बुराइयों के अंदर इजाफा हो रहा है, ईमानदारी का फुकदान हो चुका है। जैसा कि मैं आपको एक स्कूल का वाक़या बताऊं, चंद साल पहले एक हमारे जानने वाले हैं जो श्रीलंका गए थे और श्रीलंका में जाके उन्होंने देखा एक स्कूल के अंदर, तो स्कूल के अंदर जैसे कैंटीन होती है, उस कैंटीन के ऊपर जाके देखा तो कोई बंदा वहां पर दुकानदार नहीं था, वो कैंटीन के ऊपर बेचने वाला, कोई सामान बेचने वाला मौजूद नहीं था। जब स्कूल के मालिक से पूछा गया इसमें कैसे सिस्टम है आपने डेवलप किया हुआ है, तो स्कूल के मालिक ने बड़ी कमाल की बात की। उसने कहा भाई हमारे पास एक ऐसा निज़ाम है, हम बच्चों की तरबियत करते हैं, तालीम के साथ तरबियत करते हैं और उनको बतलाते हैं कि हमारे मुआशरती रहन सहन के अंदर, मुआशरती निज़ाम के अंदर अगर अच्छाई करोगे तो अच्छाई मिलेगी, अगर बुराई करोगे तो बुराई मिलेगी, चोरी करोगे तो चोरी होगी, मसाइल होंगे उसकी सजा भी मिलेगी तुम्हें। इस वजह से हमारे बच्चों के अंदर इतना मुआशरती इखलाकियात डेवलप हो चुकी है कि वो चोरी नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ से जाते हैं कैंटीन से कोई चीज़ उठाते हैं और उठाने के बाद उस चीज़ के पैसे वहाँ पर रख देते हैं। मेरे दोस्तों, आज अगर हम अपने स्कूलों की बात करें, अपने पाकिस्तान के मुआशरे की बात करें, पाकिस्तान में स्कूलों की बात करें, तो हमारे पास ऐसा निज़ाम नहीं है। हम तालीम तो दे रहे हैं हमारे स्कूल, लेकिन हमारे स्कूल तालीम तो दे रहे हैं लेकिन तालीम के साथ तरबियत का फुकदान नज़र आता है। आज अगर हम देखें, जैसे मैं बात कर रहा था ईमानदारी की, तो दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनमें जापान को अगर हम देखें तो जापान एक ऐसा, यहाँ तक कि वो काफिर लोग हैं, वो अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह को तो हम मानते हैं, हम मुसलमान मानते हैं, लेकिन जापान के अंदर ईमानदारी का ऐसा निज़ाम है कि जापान के अंदर जब वो लोग जाते हैं तो अपनी दुकान को ऐसे छोड़ जाते हैं
जो लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं, अपनी जरूरत की चीज उठाते हैं और वहां पर पैसे रख देते हैं। आज अगर हमें ऐसा मौका मिल जाए तो हम सारी दुकान हम तो ऐसा करेंगे कि सारी की सारी दुकान उठा के अपने घर में ले आएंगे, एक पैसा तक नहीं छोड़ेंगे और कुछ भी वहां ना छोड़ेंगे। एक गैर मुस्लिम मुआशरे के अंदर और मुस्लिम मुआशरे के अंदर ये कैसा फर्क है? क्या हम मुसलमान हैं? क्या हमारा रहन सहन मुसलमानों वाला है? कोई ऐसी चीज है हमारे अंदर? हम कहां ठहरे हुए हैं? हमारे असलाफ कैसे थे? हमारे बुजुर्ग कैसे थे, जिनकी ईमानदारी के किस्से पूरी दुनिया सुनाया करती थी और जिनकी ईमानदारी से मुतासिर होकर काफिर लोग मुसलमान हो जाया करते थे। आज का काफिर हमें देखकर, हम मुसलमानों को देखकर खुद कहता है कि मैं काफिर ही अच्छा हूं ऐसे मुसलमानों से। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें थोड़ा सोचना चाहिए, तालीमी निजाम को बेहतर बनाना चाहिए। आज के दौर के अंदर अगर हम तालीमी निजाम की बात करें, तालीम तो मौजूद है, डिग्रियां भी मौजूद हैं, लेकिन तरबियत नहीं है। जब तक तरबियत नहीं होगी उस वक्त तक मुआशरे के अंदर खराबियां फैलेंगी, जिसकी तरबियत की कमी की वजह से कत्ल व गारत में इजाफा होता है, चोरी में इजाफा होता है, जुल्म व नाइंसाफी में इजाफा होता है, दहशतगर्दी में इजाफा होता है और भी बहुत सारी समाजी बुराइयां जन्म ले रही हैं। झूठ हम बोलते हैं, गीबत हम करते हैं, अमानतदारी हमारे अंदर नहीं है, दयानतदारी हमारे अंदर नहीं है, हम गुनाह को गुनाह नहीं समझते और हम शिकायत करते हैं कि पाकिस्तान ठीक नहीं है। जुआ हमारे अंदर मौजूद है, रिश्वत सतानी हमारे अंदर मौजूद है, धोखाधड़ी हम करते हैं, मिलावट हम करते हैं, करप्शन हमारे अंदर अरूज पर है, जेली पीर हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद हैं, सूदी निजाम हमारे पास मौजूद है, इस्लामी तहजीब को हमने छोड़ दिया है, गैरों की तहजीब को हमने अपना दिया है। वैलेंटाइन डे हो या और भी बहुत सारी, क्रिसमस हो या और भी बहुत सारी तहजीबें हैं जिनको हमने अपने अंदर इस्लामी शियार के अंदर अपना लिया है। हम इस्लामी अपने शियार को, अपनी तहजीब को भूल चुके हैं, अपनी तहजीब से दूर होते जा रहे हैं, हम दूसरों के रंग में रंगते जा रहे हैं। तो फिर कहते हैं हम पाकिस्तान बुरा है, हम शिकायत मुल्क की करते हैं। हमारे अंदर अगर इस्लामी तहजीब के अंदर हम देखें तो क्या हकूकुल इबाद का ख्याल हम करते हैं? क्या हम एक दूसरे का हकूक का ख्याल करते हैं? क्या हम अपने वालिदैन को पूरे हकूक देते हैं? अगर वालिदैन को हकूक देते तो गैर मुस्लिम मुआशरे की तरह हमारे मुआशरे के अंदर ओल्ड हाउस का कयाम ना होता, ओल्ड होम ना बनाए जाते, हमारे अंदर डे केयर सेंटर भी बनाए जा रहे हैं, ओल्ड हाउस भी बनाए जा रहे हैं। ये एक ऐसा मुआशरा जन्म ले रहा है जो आज के बाद 10 साल बाद, 15 साल बाद कौन से नौजवान लेके आएगा? इस बारे में बात करने से कासिर हूं। अगर हम मुआशी मसाइल की बात करें, गुर्बत है, अफलास है, तंगदस्ती है, बीमारियां हैं और मुल्क के अंदर महंगाई की शरह दिन ब दिन बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि निजाम का है, हमारा सूदी निजाम है और सूद का निजाम ऐसा होता है जो अल्लाह पाक कहते हैं कि जो बंदा सूद का कारोबार करता है वो मुझसे जंग कर रहा होता है। इस सूदी और गंदे निजाम की खराबियों की वजह से हमारे मुआशरे के अंदर और भी बेतहाशा मसाइल पैदा हो रहे हैं। हम अगर शादी ब्याह की रस्मों को देखें तो हमारे अंदर बारात का जो कॉन्सेप्ट है, हमारे अंदर शादी ब्याह का, जहेज का जो कॉन्सेप्ट है, ये सारे का सारा हिंदुआना कॉन्सेप्ट है। हमारा इस्लामी जो तरीकाकार था निकाह का, जो निकाह होते थे मस्जिद के अंदर होते थे, वो सारे के सारे हमसे दूर होते जा रहे हैं। हमारे रुपए की कदर जो है बैरूनी करेंसी के मुकाबले डे बाय डे, दिन ब दिन कम होती जा रही है। इसकी वजूहात क्या है? हम बैरूनी करेंसी को क्यों फौकियत दे रहे हैं? जिसकी वजह से मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा है, मुआशरे के अंदर खराबी पैदा हो रही है। हमें इसको देखना होगा। बैरूनी कर्जाजात हमारे जो हैं बेतहाशा बढ़े जा रहे हैं। आज हमारा नौजवान और बूढ़ा, बच्चा, मर्द और औरत सब के सब कर्जे के अंदर डूबे हुए हैं। हमें यहां तक के इदारों को बेचने की नौबत आ चुकी है। लोग हमारे एटमी ताकतों के बारे में बात कर रहे हैं कि एटमी ताकतों को बेचना पड़ रहा है। इसकी वजूहात क्या है? आखिर क्या पाकिस्तान ने ये सब कुछ किया? किसने किया? कौन है जो इसके पीछे कार फरमा है? कौन है जो करप्शन में मुलव्वस है? कौन है जो रिश्वत के अंदर मुलव्वस है? कौन है जो अकरबा परवी के अंदर मुलव्वस है? कौन है जो जाती मफादात की जंग लड़ रहा है? ये जो जाती मफादात की जंग है जो अरूज पर है, इसी से बुराइयां जो हैं जन्म लेती हैं। आबादी में अगर हम आबादी पे गौर करें तो आबादी के अंदर लगातार इजाफा हो रहा है। अनकंट्रोल्ड रेशो से आबादी जो है, आबादी का तनासुब बढ़ रहा है। वसाइल, आबादी और वसाइल के अंदर तवाज़ुन होना चाहिए। एक बैलेंस मुआशरे के लिए एक आबादी और जो वसाइल हैं इनके दरमियान बैलेंस होना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों, हम देखते हैं ना ही हमारी आबादी और ना ही हमारे वसाइल के अंदर तवाज़ुन मौजूद है, जिसकी वजह से मुआशरती बिगाड़ पैदा हो रहा है, खराबी पैदा हो रही है। अगर हम इन तमाम मसाइल को हल करने वाली लीडर की तरफ देखें तो हमारे अंदर लीडरशिप भी क्वालिटीज हैं।
लेकिन कमी मौजूद है। 1947 से लेकर जब पाकिस्तान बना, 1947 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, इन दोनों को मार दिया गया, इन दोनों को शहीद कर दिया गया। कायद-ए-आज़म की एम्बुलेंस कहां फंस गई थी? एम्बुलेंस के अंदर पेट्रोल नहीं था, डीजल नहीं था उस वक्त, और लियाकत अली खान को अपना लियाकत बाग के अंदर, रावलपिंडी के अंदर वहां पर मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। मेरे दोस्तों, हम अपने मुखलिस लोगों के साथ क्या करते हैं? हम उनको मार देते हैं, हम उनको रुस्वा कर देते हैं। इसी वजह से हम आज इस सितमज़दा मुआशरे के अंदर बैठे हुए हैं, जहां पर हर तरफ एक तो मुआशरती बुराइयों की जलगार मौजूद है, दूसरा यह है कि बैरूनी अनासिर भी हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी साख मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है, हमारी साख खराब हो चुकी है, हमारा मुआशरती निज़ाम तबाह हो चुका है, हमारा हुकूमती निज़ाम बर्बाद हो चुका है। जिस सियासी निज़ाम पे अगर गौर करें, हमारा सियासी निज़ाम भी फेल हो चुका है। क्यों? उसकी वजह क्या है? जो भी सियासतदान आते हैं वो अपनी पॉलिसी लेके आते हैं। वो भाई मुल्क की पॉलिसी होना चाहिए, मुल्क का एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ऐसा सिस्टम डेवलप करो मुल्क के अंदर कि हर एक चीज फ्लो के अंदर चलती रहे, सिस्टम के अंदर चलती रहे। लेकिन नहीं, हमने तो ऐसा करना है, हम जब भी आएंगे तो अपना निजाम लेके आएंगे। मेरे दोस्तों, जब अपना निजाम लेके आते हैं तो पुराने निजाम को हम फेल कर चुके होते हैं, उसने बेस बनाई होती है, हम उसको उखाड़ फेंकते हैं। हम जब अपने 5 साल में काम करते हैं, जो दूसरा आता है उसने उसको उखाड़ फेंकना है, जिसकी वजह से हम दोबारा वैसे के वैसे उसी जगह पे रहते हैं। इस तरह हमारा सियासी निजाम जो है वो बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो चुका है। इदारे अपना काम सही तरह से नहीं कर रहे, अफसरान रिश्वतखोर हो चुके हैं, रिश्वत के बगैर काम कोई नहीं लेता। जैसा कि कहा जाता है कि गवर्नमेंट के इदारों में काम करने की तनख्वाह, काम करने के लिए रिश्वत और ना काम करने की तनख्वाह लेते हैं जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं। ये एक बदनुमा दाग है हमारे अफसरान के ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर कोई अफसर ऐसा है जो रिश्वत नहीं भी लेता तो उसके एहलकार नीचे से रिश्वत लेते हैं उसके नाम के ऊपर, या अगर कहीं एहलकार भी नहीं लेते तो उनको सही तरह से काम करने नहीं दिया जाता। वहां पर जो सियासी वडेरे मौजूद होते हैं, सियासी साहिब इक़्तिदार लोग मौजूद होते हैं, वो उनका तबादला करा देते हैं। आज अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, आज अगर हम सनत की बात करें, पीआईए की बात करें, स्टील मिल की बात करें, और जितने भी इस किस्म के मुनाफा बख्श इदारे थे उनकी बात करें, रेलवे की बात करें, तो ये अंदरूनी खराबियों की वजह से नुकसानदेह साबित हो चुके हैं। आज पुलिस की बात करें तो पुलिस के अंदर करप्शन अरूज पर है, पुलिस के अंदर कोई रिफॉर्म नहीं है। फौज की बात करें तो फौज के अंदर भी बहुत सारे ऐसे अवामिल मौजूद हैं जिनके अंदर रिफॉर्म लाने की जरूरत है। जब तक ये रिफॉर्म नहीं आएंगे उस वक्त तक खराबियां नहीं आएंगी, और जब तक उस वक्त तक बेहतरी नहीं आएगी, और जब तक बेहतरी नहीं आएगी हमारा निजाम बेहतर नहीं होगा, और निजाम अबतर से अबतर होता जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये इस तरह से ये मुख्तलिफ इदारे जो हैं इस तरह से हैं जिस तरह सफेद हाथी मुल्क को खाया जा रहा हो, ये इस तरह से हमारे मुल्क को खा रहे हैं। तो इस तरह ये कब ठीक होगा? हम अगर निजाम तालीम की बात करें, निजाम तालीम के अंदर तालीम तो रह गई है लेकिन तरबियत नहीं रही। अफसोस का मकाम यही है कि तालीम के अंदर महकमा तालीम के अंदर तालीम तो रह गई है लेकिन तरबियत खत्म हो चुकी है। हम कागजी पाकिस्तान बना रहे हैं, कागजी पाकिस्तान हर जगह पे बनाया जा रहा है, कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। इतने बच्चे स्कूल के अंदर दाखिल हो गए, इतने बच्चे स्कूल से खारिज हो गए, ये कर लिया हमने, वो कर लिया हमने, लेकिन इन द रियल ग्राउंड इंप्रूवमेंट कहां आ रही है? आज हमारा बच्चा कंपटीशन के माहौल के अंदर, जहन के अंदर ऐसे बच्चों के जहन के अंदर ऐसी गलतियां भरी जा रही हैं कि वो जो मुआशरे के अंदर आ रहा है तो उस मुआशरे के अंदर उसके अंदर जो होगी कई सारी इखलाकी बीमारियां होंगी, और मुआशरे के अंदर वो अपने आप को कभी भी एडजस्ट नहीं कर सकेगा। ये हमारा नौजवान जो आ रहा है ये इखलाकियात से आरी हो चुका है, ये इखलाकियात से आरी हो चुका है। इसने 1100 में से 1100 नंबर तो हासिल कर लिए। चंद दिन पहले यही अखबार में चल रहा था कि फलान जगह के ऊपर एक बच्चे ने 1100 में से 1100 नंबर हासिल कर लिए, लेकिन इखलाकी तौर पर हम दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं। नंबरों की गेम में तो आगे जा रहे हैं, लेकिन जो इंसानियत का रुतबा था, जो रूहानियत थी, उसके अंदर हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। तालीम को हमने कारोबार बना दिया है, जिसकी वजह से तालीम और तरबियत अपना असल मकाम खो चुके हैं। निजाम तालीम तरक्की कर रहा है, लेकिन अफसोस, निजाम तालीम तो तरक्की कर रहा है, लेकिन अफसोस इस तरक्की याफ्ता निजाम में जो अजहान पैदा हो रहे हैं वो इंतहाई पस्त और छोटे कद के हैं, उनका कद बड़ा नहीं है। अगर हम सेहत के मसाइल की बात करें,
सेहत को देखें तो हमारे पास हर तरफ लोग बीमार नजर आते हैं। अस्पताल के अंदर जाते हैं तो अपने डॉक्टर भी नजर नहीं आते, जैसे दवाइयां नजर नहीं आती। पहले तो ये होता था अस्पताल के अंदर दवाई ना हो, आज अस्पताल के अंदर दवाई भी नहीं होती और डॉक्टर भी नहीं होते हैं। वो अपने प्राइवेट जाती क्लिनिक के ऊपर मसरूफ होते हैं, डॉक्टर के साथ दवाइयों का भी भुगतान है। गरीब हमेशा धक्के खाता रहता है, कोई पुरसाने हाल नहीं होता। और प्राइवेट सिस्टम में अगर जाता है गरीब तो उसको महंगे टेस्ट के नाम पर पैसे बटोरे जाते हैं और पैसे बनाए जाते हैं। बड़े बड़े अस्पताल बनाए जाते हैं जहां पर लोगों को ऐसे लूटा जाता है जैसे रा के एजेंट आ चुके हैं उनके हाथ में। अगर हम जुडिशरी की बात करें, अदालती निजाम की बात करें, तो हमारा अदालती निजाम भी बेकार हो चुका है। इंसाफ का सिस्टम इतना स्लो हो चुका है कि एक केस जो एक बंदा अगर कहीं किसी गलती की वजह से वहां पर चला जाए तो उसको केस लड़ते उम्र गुजर जाती है, लेकिन उसके केस का फैसला नहीं होता। कहा यह जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हमारे मुआशरे के अंदर जो इंसाफ का असूल है वो तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। बहुत सारे लोग इसी वजह से अदालतों का रुख नहीं करते हैं। अगर हम किसी और तहसीलदारी निजाम की बात करें, पटवारी कल्चर की बात करें, तो तहसीलदारी निजाम के अंदर भी और पटवारी कल्चर के अंदर भी गरीबों को लूटा जाता है। एक से एक बड़ा रिश्वतखोर बैठा हुआ है वहां पर, जो अब खुद भी रिश्वत लेता है और अपने अफसरों के नाम के ऊपर भी रिश्वत ली जाती है। अब आज ऐसे भी एहलकार मौजूद हैं जो बैंक बैलेंस बनाए जा रहे हैं। क्या ये पाकिस्तान ने कहा है आपको? अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर जो फॉरेस्ट को बनाने वाले हैं, लगाने वाले हैं, फॉरेस्ट गार्ड्स, वही दरख्तों की चोरी में मुलव्वस पाए जाते हैं, वही रिश्वत में मुलव्वस पाए जाते हैं। अगर हम नहरी निजाम की बात करें, पाकिस्तान का जो नहरी निजाम है दुनिया के बेहतरीन एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर इसका शुमार होता है, लेकिन आज तकरीबन काफी सारी नहरें बंद हो चुकी हैं या वीरान हो चुकी हैं या उनमें पानी नहीं है। हमारी नहरों के अंदर पानी तो उस वक्त आता है जब हमारे खेतों को उसकी जरूरत नहीं होती, एग्रीकल्चर को उसकी जरूरत नहीं होती, और जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए नहरी पानी की जरूरत होती है उस वक्त पानी मौजूद ही नहीं होता। हम किस चीज की बात करें? अलगर्ज बहुत दुख होता है। अगर हम बात करें अदलिया की, अगर हम बात करें अशराफिया की, अगर हम बात करें मीडिया की, तो हर चीज बिकाऊ हो चुकी है। अगर मीडिया की बात करें तो मीडिया के अंदर ऐसे सहाफी मौजूद हैं, ऐसे मीडिया कवरेज मौजूद है जो पैसे लेके, जिनको लिफाफा सहाफी भी कहते हैं, जो पैसे लेके काम करते हैं। तो मेरे दोस्तों मुझे ये बताइए, क्या ये सब कुछ कसूर पाकिस्तान का है? फिर भी हम पाकिस्तान को बुरा कहते हैं। हम ये सारा कुछ हाल कर रहे हैं। मुझे तो याद आता है वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का किस्सा याद आ जाता है। जैसा कि बाबा इशफाक अहमद फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं किसी बाबे के पास गया, मिलने के लिए गया, तो जब दूर जाके वहां पे गया बाबे के पास, तो उस बाबे ने मेरे गले के अंदर कपड़ा बांध दिया और जोर से मुझे ऐसे खींचा और मुझे कहने लगे कि तुम मोजज़े की हिफाजत करो, उस मोजज़े की हिफाजत करो, इस अल्लाह की रहमत की हिफाजत करो, ये जो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर इनाम किया इसकी हिफाजत करो। तो मैंने पूछा बाबा जी क्या कह रहे हैं? तो उसने कहा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी वाला हाल होगा तुम्हारा, कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो ऊँटनी थी उसको भी लोगों ने मार दिया था, उसके पाँव काट दिए थे, जिसकी वजह से उस कौम के ऊपर अजाब आया था। आज तुम यही हाल पाकिस्तान के साथ कर रहे हो, आज तुम यही हाल अपने मुल्क के साथ कर रहे हो। अगर अपने मुल्क के साथ ऐसा करते रहे, मुल्क को लूटते रहे, मुल्क की दौलत को दूसरे मुल्कों के अंदर लेके जाते रहे, मुल्क के सोने को दूसरे मुल्कों के अंदर लेके जाते रहे, मुल्क के अंदर सिंसियरिटी खत्म हो गई है, जिसकी वजह से क्या होगा? मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा यह मुल्क अल्लाह के नाम से लिया गया, अल्लाह के नाम से लिया गया, अल्लाह के नाम पर लिया गया, दीन इस्लाम के नाम पर लिया गया, इसलिए अल्लाह की रहमत की वजह से ये मुल्क मौजूद है। लेकिन ये मुल्क हमसे सवाल करता है, क्या सब कुछ मैंने किया है या ये सब कुछ करने वाले कौन हैं? आखिर इनके साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा? इस वीडियो के साथ हम आज तक यही बात करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह आएंगे तो इसका सोल्यूशन हम आपको देंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।